और आज मैं लेकर आया हूं खौफ से भरी एक नई कहानी जिसे सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और भी खौफ से भरी डरावनी कहानियां ला सकें। तो अब चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। और मैं पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा हूं। मेरे बाबूजी भी एक ट्रक ड्राइवर थे। उन्हीं को देखकर मुझे बचपन में ट्रक चलाने का शौक चढ़ा था। वो जब भी घर आते, मैं उनके केबिन में बैठकर स्टीयरिंग घुमाने की जिद करता। वो मुस्कुराते और कहते, बड़ा होकर चलाना बेटा, ये सिर्फ शौक और नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस वक्त मुझे उनकी बातों की गहराई का अंदाजा नहीं था, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उनका वो शौक और मेरी मजबूरी बन गया। आज से 15 साल पहले एक बरसात की रात में एक तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर में उनकी जान चली गई। उस हादसे ने हमारे हंसते खेलते परिवार को झकझोर कर रख दिया। घर के कमाने वाले वहीं थे। उनके जाने के बाद घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। उस वक्त मैं मुश्किल से 18 साल का था। घर में मेरी माँ, एक छोटी बहन और मैं थे। परिवार की पूरी जिम्मेदारी अचानक मेरे नाजुक कंधों पर आ गई थी। घर चलाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और एक किराने की दुकान पर काम करने लगा। लेकिन वहां की मामूली तनख्वाह से घर का गुजारा चलाना नामुमकिन सा हो रहा था। माँ की दवाइयां, बहन की पढ़ाई और घर का खर्च, सब कुछ पहाड़ जैसा लगता था। लगभग 1 साल तक मैंने जैसे तैसे उस दुकान पर काम किया, लेकिन जब हालात और भी मुश्किल हो गए तो मैंने कोई दूसरा काम ढूंढना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मेरे बाबूजी के एक पुराने दोस्त, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर थे, हमारी खैरियत लेने घर आए। मैंने उन्हें घर के हालात के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया और कोई बेहतर काम दिलाने की गुजारिश की। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, छोटे मोटे काम तो बहुत हैं, लेकिन उनसे तुम्हारे घर की मुश्किलें कम नहीं होंगी। एक ही काम है जो तुम्हारे परिवार को इस मुश्किल से निकाल सकता है। मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा, कौन सा काम चचा? वो कुछ देर चुप रहे, फिर मेरी आंखों में देखकर बोले, वही काम जो तुम्हारे पिताजी करते थे, ट्रक ड्राइविंग का काम। यही एक ऐसा काम है जिससे तुम इज्जत की रोटी कमा सकते हो और अपने परिवार को संभाल सकते हो। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक साथ कई ख्याल दौड़ गए। एक तरफ वो बचपन का शौक था और दूसरी तरफ बाबूजी की मौत का खौफ। मुझे पता था कि अम्मा इस काम के लिए कभी राजी नहीं होंगी। जिस काम ने उनका सुहाग छीना था, वो अपने इकलौते बेटे को उसी काम में कैसे जाने देती। और हुआ भी वही। जब मैंने डरते डरते अम्मा से इस बारे में बात की तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। उनके चेहरे पर वही पुराना डर साफ झलक रहा था। वो आज भी बाबूजी को खोने के सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी, लेकिन मैं भी अपनी जिद पर अड़ गया था। मैंने अम्मा को समझाया, अम्मा, घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, तुम ही बताओ मैं और क्या करूं। बाबूजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। रोज रोज मेरे समझाने और घर की बिगड़ती हालत को देखते हुए आखिरकार वो ना चाहते हुए भी मान गई। अम्मा की इजाजत मिलते ही मैं अगले ही दिन चचा के पास पहुंच गया। उन्होंने मुझे अपनी ही ट्रांसपोर्ट कंपनी में पहले एक खलासी हेल्पर के तौर पर काम पर रख लिया। मेरा काम था ट्रक के साथ सफर करना, माल चढ़ाने उतारने में मदद करना और ड्राइवर की छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखना। मैंने लगभग 2 साल तक खलासी का काम किया। इस दौरान मैंने ट्रक चलाने की बारीकियों को बहुत ध्यान से सीखा। जब मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं, तो मैंने ड्राइवर के तौर पर काम शुरू कर दिया। अब घर का गुजारा आराम से चलने लगा था। मैंने बहन की पढ़ाई पूरी करवाई और उसकी शादी भी अच्छे घर में कर दी। अम्मा भी अब खुश थी, लेकिन शायद मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस काम को मैंने मजबूरी में अपनाया था, वही काम मुझे एक ऐसी रात में ले जाएगा जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। अब मैं आपको उसी रात की कहानी सुनाता हूँ, जब मेरा सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जिससे मैं हमेशा अनजान था। यह बात आज से लगभग 5 साल पहले की है। मुझे एक जरूरी कंसाइनमेंट राजस्थान से गुजरात पहुंचाना था। माल एक बड़ी फैक्ट्री का था और उसे हर हाल में अगले दिन सुबह तक पहुंचाना था, क्योंकि आगे उसे जहाज पर लादा जाना था। मेरे पास वक्त बहुत कम था और रास्ता लंबा। इस सफर में मेरे साथ मेरा खलासी हरीश था। हरीश एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, लेकिन वो थोड़ा अंधविश्वासी किस्म का था। सफर के दौरान काली बिल्ली रास्ता काट जाए या कोई छींक दे तो वो परेशान हो जाता था और ट्रक रुकवा देता था। उसकी इन आदतों से मुझे कभी कभी चिढ़ भी होती थी, क्योंकि मुझे माल समय पर पहुंचाना होता था। फिर भी मैं उसकी बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लेता था। दोपहर के करीब 2 बजे हम राजस्थान से माल लाद कर अपनी मंजिल की ओर रवाना हुए। गर्मी अपने चरम पर थी और सड़कें आग उगल रही थीं। हमारा ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल पर था। सफर के शुरुआती कुछ घंटे ठीक ठाक गुजरे। हम दोनों थोड़ी बहुत बातें करते, पुराने किस्से याद करके हंसते
और सड़क किनारे बजते गानों का मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। माहौल काफी हल्का फुल्का था, लेकिन शायद हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारा ये हंसना बोलना आगे चलकर एक खौफनाक सन्नाटे में बदलने वाला है। ट्रक चलाते चलाते शाम हो गई और फिर रात गिरने लगी। घड़ी में रात के 9 बज चुके थे। अब मुझे और हरीश दोनों को जोरों की भूख लगने लगी थी। हरीश ने मुझसे कहा, उस्ताद, बहुत जोर की भूख लगी है, कोई अच्छा सा ढाबा देखकर ट्रक रोक लो ताकि हम खाना खा सकें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हरीश, मुझे भी भूख लग रही है। जैसे ही कोई ठीक ठाक ढाबा नजर आता है मैं ट्रक रोक लूंगा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि हमें सफर जल्दी पूरा करना है। मैं चाहता था कि रात का खाना जल्द से जल्द खा लिया जाए ताकि रास्ते में बार बार रुकने की जरूरत न पड़े। कुछ किलोमीटर और आगे चलने के बाद हाईवे पर मुझे एक ढाबा नजर आया। ढाबे का नाम था शेरे पंजाब ढाबा। मैंने हरीश से कहा, वो देख हरीश, ढाबा मिल गया, चल खाना खाते हैं। ढाबे को देखकर हरीश का चेहरा खिल गया। मैंने ट्रक को ढाबे की पार्किंग में लगा दिया। हमारे ट्रक के अलावा वहां और भी कई ट्रक खड़े थे। ढाबे के बाहर कुछ चारपाइयां और कुर्सियां लगी हुई थीं, जहां हमारी ही तरह कई ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। ढाबे पर काफी भीड़ थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि यहाँ का खाना जरूर स्वादिष्ट होगा। हम दोनों एक खाली चारपाई पर बैठ गए और खाने का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में गर्मा गर्म खाना आ गया। जैसा हमने सोचा था, खाना वाकई बहुत लजीज था। हम दोनों बड़े मजे से खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद हम कुछ देर वहीं चारपाई पर आराम करने लगे। हमारे पास वाली चारपाई पर कुछ पुराने ड्राइवर बैठे थे और अपनी ड्राइविंग के किस्से एक दूसरे को सुना रहे थे। कोई कह रहा था कि उसे हर रास्ते का शॉर्टकट मालूम है, तो कोई अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। हम दोनों उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी मेरी नजर कोने में एक और चारपाई पर अकेले बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। वो ड्राइवर नहीं लग रहे थे। उनके मैले कुचैले कपड़े और चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि वो कोई स्थानीय गरीब आदमी है। वो बड़ी हसरत भरी नजरों से खाना खाते हुए लोगों को देख रहे थे। मुझे उन पर तरस आ गया। मैं उठकर उनके पास गया और बड़े अदब से पूछा, बाबा कुछ खाएंगे? मेरी बात सुनकर उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में बोले, नहीं बेटा, भूख नहीं है। लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। मैंने ढाबे वाले को आवाज दी और उनके लिए एक थाली खाना लाने को कहा। पहले तो वो मना करते रहे, लेकिन मेरे जोर देने पर वो मान गए। जब वो खाना खाने लगे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। खाना खाने के बाद उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर ढेरों दुआएं दी। मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया, बाबा आप यहीं आसपास रहते हैं क्या? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और बताया कि वो पास के ही एक गांव के रहने वाले हैं और पहले सड़क बनाने का काम करते थे। बातों बातों में मैंने उन्हें बताया कि मुझे गुजरात के लिए माल ले जाना है और सुबह तक पहुंचना है, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक मुझे घूरते रहे, फिर बोले, बेटा मंजिल पर जल्दी पहुंचने की इतनी भी क्या जल्दी है? कभी कभी लंबा रास्ता ही ज्यादा महफूज होता है। उनकी बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। मैंने कहा, नहीं बाबा, माल समय पर पहुंचाना बहुत जरूरी है। कोई छोटा रास्ता हो तो बताइए, 2-4 घंटे बच जाएंगे। मेरे बार बार पूछने पर वो थोड़ा असहज हो गए। मेरा खलासी हरीश, जो हमारी बातें सुन रहा था, मुझसे कहने लगा, उस्ताद रहने दो, जब बाबा मना कर रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी। हम अपने रास्ते से ही चलते हैं। लेकिन मेरे सिर पर तो जल्दी पहुंचने का भूत सवार था। मैंने हरीश को चुप रहने का इशारा किया और फिर से उन बाबा से जिद करने लगा। मेरी जिद के आगे हारकर वो बोले, एक रास्ता तो है जो जंगल के बीच से होकर गुजरता है। वो तुम्हें हाईवे से कम 3 घंटे पहले तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन बेटा, वो रास्ता ठीक नहीं है। रात के वक्त तो उस रास्ते पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर की उत्सुकता और बढ़ गई। मैंने कहा, बाबा आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं देख लूंगा। दिन में तो उस तरफ से गाड़ियां जाती होंगी ना? उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और बोले, यहां से करीब 10 किलोमीटर आगे तुम्हें सड़क के बाईं ओर एक पुराना पत्थर का मील का पत्थर दिखेगा। उस पर कुछ लिखा हुआ था जो अब मिट चुका है। उसी के ठीक बगल से एक कच्ची सड़क जंगल की तरफ उतरती है। वही है वो शॉर्टकट। लेकिन मेरी बात मान, उस रास्ते पर मत जा, खासकर आज की रात। उनकी आखिरी बात मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन मेरे दिल में लालच घर कर चुका था। 3 घंटे पहले पहुंचने का मतलब था ज्यादा आराम और डीजल की अच्छी खासी बचत। मैंने उन बाबा का शुक्रिया अदा किया और हरीश को चलने का इशारा किया। जैसे ही हम अपनी ट्रक की तरफ बढ़े, उन बाबा ने मुझे पीछे से आवाज दी, बेटा अगर अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहता है तो उस सड़क की तरफ देखना भी मत। उनकी बात सुनकर हरीश और भी डर गया और मुझसे कहने लगा, उस्ताद प्लीज उस रास्ते से मत चलिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसे डांटते हुए कहा, अरे तू चुप कर, वो बूढ़ा आदमी सठिया गया है, कुछ लुटेरों का डर होगा इसलिए मना कर रहा है। हम ट्रक कहीं रोकेंगे थोड़ी,
सीधे निकल जाएंगे, तू टेंशन मत ले। हरीश चुप तो हो गया, लेकिन उसका चेहरा उतारा हुआ था। हम दोनों ट्रक में बैठे और मैंने ट्रक स्टार्ट करके हाईवे पर आगे बढ़ा दिया। ठीक 10 किलोमीटर चलने के बाद मुझे बाईं तरफ वही पुराना मील का पत्थर नजर आ गया। उसके बगल से एक अंधेरी सड़क जंगल के अंदर जा रही थी, जैसे कोई गुफा का मुंह हो। मैंने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर जल्दी पहुंचने के लालच ने मेरे डर पर काबू पा लिया। मैंने स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक को उस कच्ची अंधेरी सड़क पर उतार दिया। जैसे ही हमारे ट्रक ने उस रास्ते पर कदम रखा, हमारी हेडलाइट की रोशनी में एक पुराना झंग लगा हुआ बोर्ड नजर आया। उस पर धूल और जालों के बीच लाल रंग से कुछ लिखा था, जो अब पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था। बस एक शब्द पढ़ने में आ रहा था, खतरा। हरीश ने कांपती हुई आवाज में कहा, उस्ताद, देखा आपने? बोर्ड पर चेतावनी लिखी है। मैंने लापरवाही से कहा, हाँ देखा, लिखा होगा कि आगे रास्ता खराब है या लुटेरों से सावधान रहें। तू फिक्र मत कर, बस आराम से बैठ। यह कहकर मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। हमारा ट्रक अब हाईवे की रोशनियों को पीछे छोड़कर उस घने काले जंगल के अंधेरे में समाता जा रहा था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था, जिसे सिर्फ हमारे ट्रक के इंजन की घरघराहट चीर रही थी। मुझे नहीं पता था कि यह रास्ता हमें मंजिल के करीब ले जा रहा है या मौत के मुंह में। जैसे जैसे हमारा ट्रक उस सुनसान और कच्ची सड़क पर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे माहौल और भी ज्यादा भयानक होता जा रहा था। सड़क के दोनों किनारों पर इतने घने और ऊंचे पेड़ थे कि उनकी शाखाएं आपस में मिलकर एक छत सी बना रही थी, जिससे चांद की हल्की फुल्की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हमारे ट्रक की हेडलाइट ही अंधेरे को चीरने की इकलौती कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रोशनी भी कुछ दूर जाकर ऐसे गायब हो जाती मानो कोई काला पर्दा उसे निगल रहा हो। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हमारे ट्रक के इंजन की आवाज और टायरों के नीचे कुचलते सूखे पत्तों की चरमराहट ही उस खौफनाक सन्नाटे को तोड़ रही थी। रास्ता इतना वीरान था कि हमें चले हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था, लेकिन हमारी गाड़ी के अलावा दूर दूर तक किसी और गाड़ी की रोशनी तो क्या, किसी इंसान या जानवर का नामो निशान तक नहीं था। पेड़ों की अजीबोगरीब शक्लें अंधेरे में ऐसी लग रही थीं मानो कोई हमें घूर रहा हो, कोई छिपकर हम पर नजर रखे हुए हो। माहौल में एक अजीब सी घुटन और बोझिलपन था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई अनजाना डर घुला हुआ हो। हरीश तो पहले से ही डरा हुआ था, अब उसकी हालत और भी खराब हो रही थी। वो बार बार हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और सहमी हुई नजरों से खिड़की के बाहर देख रहा था। उसका डर देखकर मेरे अंदर भी एक अनजानी सी बेचैनी होने लगी थी, लेकिन मैं उसके सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। उस्ताद, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही डरावना नहीं है। आखिरकार हरीश की कांपती हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा उस्ताद, वापस लौट चलते हैं। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, हालांकि अब मेरा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। अरे नहीं भटकेंगे, शॉर्टकट है तो ऐसा ही होगा, तू फिक्र मत कर, हम सही जा रहे हैं। बस थोड़ी देर में यह रास्ता खत्म हो जाएगा और हम वापस हाईवे पर पहुंच जाएंगे। मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो चुपचाप खिड़की से बाहर अंधेरे में देखता रहा। अब तक मुझे भी यह एहसास होने लगा था कि इस रास्ते पर आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो बुजुर्ग आदमी सही कह रहे थे। यह रास्ता छोटा जरूर था, पर महफूज बिल्कुल नहीं था। कुछ देर और चलने के बाद अचानक हरीश मुझसे बोला, उस्ताद, जरा ट्रक को सड़क के किनारे रोक लो। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या हुआ अब? मैंने कहा था ना कि इस रास्ते पर ट्रक नहीं रोकना है, जो भी करना है हाईवे पर पहुंचकर करना। वो गिड़गिड़ाती हुई आवाज में बोला, उस्ताद, मुझे बहुत जोरों से पेशाब आया है, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, बस 2 मिनट लगेंगे, मैं जल्दी जाकर आता हूं। मैं उसे मना करना चाहता था, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे तरस आ गया। मैंने सोचा, वैसे भी इस सुनसान रास्ते पर कौन आ रहा है। मैंने ट्रक को सड़क के बीचों बीच ही रोक दिया और उसे कहा, ठीक है, जल्दी करके आ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं। मेरी बात सुनकर वो जल्दी से ट्रक से उतरा और सड़क के किनारे जंगल की तरफ अंधेरे में गायब हो गया। अब मैं ट्रक में अकेला बैठा था। अजीब अजीब से ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। मैंने सोचा, जब तक हरीश आता है तब तक अम्मा को फोन करके बता देता हूं कि सुबह तक पहुंच जाऊंगा। मैंने फोन निकाला, लेकिन यह देखकर मेरा दिल बैठ गया कि फोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। नो सर्विस लिखा हुआ आ रहा था। अब मेरी बेचैनी और बढ़ गई। लगभग 5-7 मिनट गुजर गए, लेकिन हरीश वापस नहीं आया। मैंने उसे आवाज दी, हरीश, ओ हरीश, हो गया क्या? लेकिन जंगल के सन्नाटे में मेरी आवाज गूंज कर रह गई। कोई जवाब नहीं आया। मैंने 2-3 बार और आवाज लगाई, लेकिन नतीजा वही रहा। अब मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। मैं ट्रक से नीचे उतरा और अपनी टॉर्च निकालकर उसी दिशा में जंगल की तरफ बढ़ा जिधर हरीश गया था। हरीश, कहां है तू? जवाब क्यों नहीं दे रहा?
मैं चिल्ला रहा था लेकिन वहां सिर्फ झींगुरों की आवाज थी। मैं थोड़ा और अंदर गया। टॉर्च की रोशनी में मुझे पेड़ों के डरावने साए के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। हरीश की चप्पलें वहीं पड़ी थीं जहां वो जंगल में घुसा था, लेकिन हरीश का कहीं पता नहीं था। यह देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बस 2 मिनट का कहकर गया था। मैंने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, उसका नाम लेकर चिल्लाया, लेकिन वो कहीं नहीं था। जैसे जमीन उसे निगल गई हो या आसमान खा गया हो। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि इस जंगल में जरूर कोई गड़बड़ है। मैं बुरी तरह डर गया और भागकर वापस अपने ट्रक की तरफ आया। मैंने सोचा मुझे यहां से तुरंत निकलना चाहिए। हो सकता है हरीश रास्ता भटक गया हो या किसी जंगली जानवर ने। नहीं, मैं कुछ भी बुरा सोचना नहीं चाहता था। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे सबसे बड़े डर ने हकीकत का रूप ले लिया। ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने 1 2 10 बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक की बैटरी पूरी तरह से डेड हो गई हो। अब मैं पूरी तरह से फंस चुका था। एक सुनसान डरावना जंगल, एक लापता खलासी और एक बंद पड़ा ट्रक। मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था कि क्यों मैंने उस बुजुर्ग की बात नहीं मानी, क्यों मैं लालच में आकर इस शापित रास्ते पर आ गया। मैं बेबसी में स्टीयरिंग पर सिर रखकर बैठ गया। तभी मुझे ट्रक के पीछे से कुछ खटकने की आवाज आई, जैसे कोई ट्रक के पिछले हिस्से पर नाखून से खरोंच रहा हो। मेरा दिल मुंह को आ गया। मैंने हिम्मत करके साइड मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। आवाज लगातार आ रही थी और अब वो और भी तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। डर के मारे मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। तभी केबिन के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। धड़ धड़ धड़! मैं उछल पड़ा। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से हरीश की आवाज आई। उस्ताद, मैं हूं हरीश, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने राहत की सांस ली और जल्दी से दरवाजे का लॉक खोला। हरीश अंदर आया और हांफते हुए सीट पर बैठ गया। मैंने गुस्से और डर से मिली जुली आवाज में कहा, कहां रह गया था तू? और ये क्या आवाजें आ रही थी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। हरीश ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और बोला, कैसी आवाजें उस्ताद? मैं तो बस अभी आया, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। मैं तो रास्ता भटक गया था, बड़ी मुश्किल से वापस आया हूं। उसकी बात मुझे बहुत अजीब लगी। मैंने कहा, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्या? उसने चौंक कर कहा, कोशिश करो फिर से। मैंने एक बार फिर चाबी घुमाई और इस बार किसी चमत्कार की तरह ट्रक एक ही बार में स्टार्ट हो गया। मैं और हरीश दोनों हैरान थे। मैंने ज्यादा कुछ सोचे बिना तुरंत ट्रक को गियर में डाला और वहां से जितनी तेजी से हो सकता था आगे बढ़ा दिया। मैंने हरीश से पूछा, तुझे कुछ अजीब नहीं लगा जंगल में? उसने न में सिर हिला दिया और बोला, नहीं उस्ताद, बस अंधेरा बहुत था। चलो अच्छा हुआ ट्रक स्टार्ट हो गया, अब जल्दी से इस रास्ते से बाहर निकलते हैं। उसका बर्ताव मुझे बहुत अजीब लग रहा था। वो इतना शांत कैसे हो सकता था, जबकि थोड़ी देर पहले वो डर के मारे कांप रहा था। मैंने सोचा शायद वापस आने की खुशी में उसका डर भाग गया हो। हम उस सड़क पर आगे बढ़ते रहे। लगभग 15-20 मिनट और चलने के बाद हमें सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो हाथ देकर हमसे लिफ्ट मांग रहा था। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर किसी को खड़े देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने हरीश से कहा, इतनी रात को ये कौन हो सकता है? क्या करें, लिफ्ट दें? हरीश, जो पहले हमेशा किसी को लिफ्ट देने से मना करता था, आज तुरंत बोल पड़ा, हाँ उस्ताद, दे देते हैं। बेचारा परेशान लग रहा है, हो सकता है यहीं आसपास किसी गांव का हो। उसकी बात सुनकर मेरा शक और गहरा हो गया, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैंने ट्रक उस आदमी के पास जाकर रोक दिया। हमारी खिड़की के पास आया और बोला, साहब, आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उसकी उम्र लगभग 50 के आसपास होगी। देखने में वो एक सामान्य गांव का आदमी लग रहा था। मैंने उसे ट्रक में बैठने का इशारा किया। वो पीछे से चढ़कर केबिन में आ गया और हरीश के बगल में बैठ गया। उसके ट्रक में बैठने के बाद मुझे केबिन के अंदर का माहौल और भी अजीब लगने लगा। ट्रक में अचानक से बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई थी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था और एक अजीब सी सड़ी हुई सी बदबू आने लगी थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो ठंड और बदबू सिर्फ मुझे ही महसूस हो रही थी। हरीश और वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं चुपचाप ट्रक चलाता रहा। मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब, ये सड़क हाईवे पर कब तक निकलेगी? उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और बोला, बस पहुंचने ही वाले हो अपनी असली मंजिल पर। उसकी बात और उसकी मुस्कान देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी के मुंह से ये शब्द, बस पहुंचने ही वाले हो अपनी असली मंजिल पर, सुनते ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो बेहद खौफनाक था।
मैंने घबराकर हरीश की तरफ देखा, लेकिन वो तो ऐसे बैठा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो बस खामोशी से सामने सड़क को देखे जा रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने थोड़ी हिम्मत करके उस आदमी से पूछा। वो जोर से हंसा। उसकी हंसी किसी सामान्य इंसान की हंसी नहीं थी। वो बहुत खोखली और डरावनी थी, जो ट्रक के केबिन में गूंजने लगी। मतलब तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा ड्राइवर साहब, उसने अपनी भयानक मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा डर हकीकत में बदल चुका था। मैं समझ गया था कि मैंने और हरीश ने किसी बहुत बड़ी मुसीबत को लिफ्ट दे दी है। वो अजीब सी बदबू अब और तेज हो गई थी और ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मेरे दांत किटकिटाने लगे थे। मैं ट्रक की रफ्तार और बढ़ाना चाहता था ताकि जल्द से जल्द इस रास्ते से बाहर निकल सकूं, लेकिन मेरे हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। तभी अचानक मेरे ट्रक को जोर जोर से झटके लगने लगे। ऐसा लगा जैसे ट्रक के टायर किसी ऊबड़ खाबड़ चीज पर चल रहे हों। और फिर एक जोरदार झटके के साथ मेरा ट्रक अचानक से सड़क के बीचों बीच बंद पड़ गया। मैंने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वही हुआ जो पहले हुआ था। ट्रक बिल्कुल बेजान हो चुका था। ये क्या हो गया? मेरी आवाज कांप रही थी। वो आदमी और हरीश दोनों एक साथ मेरी तरफ मुड़े, और इस बार जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो मेरे हल्का से चीख निकल गई। उनकी आंखें वो सामान्य इंसानों की आंखें नहीं थीं। उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। वो पूरी तरह से सफेद थीं और अंधेरे में चमक रही थीं। उनके चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे थे। उनकी चमड़ी गलने लगी थी और उनके होठों से काले नुकीले दांत बाहर निकल आए थे। वो आदमी, जो अब एक भयानक परेत जैसा दिख रहा था, बोला, खेल अब शुरू हुआ है ड्राइवर। और हरीश, या जो भी हरीश के रूप में था, वो भी एक भयानक आवाज में हंसने लगा। मैं समझ गया था, जो हरीश जंगल से लौट कर आया था वो मेरा खलासी हरीश नहीं था। वो कोई और था, कोई छलावा। मेरा असली खलासी तो शायद। ये सोचते ही मेरा दिल डूबने लगा। मैं दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। वो खुल ही नहीं रहा था। वो दोनों परेत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं अपनी सीट पर पीछे की तरफ चिपक गया। मौत मुझे अपने सामने खड़ी नजर आ रही थी। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, लेकिन मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। तभी उस परेत ने, जो उस आदमी के रूप में था, अपना लंबा नाखूनों वाला हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। मैं आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन अचानक ट्रक के बाहर से किसी ने जोर से ट्रक के शीशे पर हाथ मारा। खट खट खट। हम तीनों ने चौंक कर उस तरफ देखा। बाहर कोई खड़ा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही वो दोनों परेत बेचैन हो गए। कौन है बाहर? हरीश के रूप वाले परेत ने गुस्से में कहा। बाहर से एक भारी और रौबदार आवाज आई, दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। वो दोनों परेत एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, और इस बार वो एक ही झटके में खुल गया। मैं तुरंत ट्रक से नीचे कूद गया। बाहर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक लोहे की मोटी रॉड थी। वो कोई और नहीं, एक ट्रक ड्राइवर ही लग रहा था। उसके ट्रक की हेडलाइट हमारे ट्रक पर पड़ रही थी, जिससे अंधेरा थोड़ा कम हो गया था। मुझे देखते ही वो बोला, तुम ठीक हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। तभी वो दोनों परेत भी गुस्साते हुए ट्रक से नीचे उतरे, लेकिन रोशनी में आते ही उनकी हालत अजीब होने लगी। वो चीखने लगे जैसे रोशनी उन्हें जला रही हो। उनका शरीर पिघलने सा लगा था। कुछ ही पलों में वो दोनों चीखते चिल्लाते हुए अंधेरे जंगल में भाग गए। मैं हैरान और डरा हुआ वहीं खड़ा था। उस अजनबी ड्राइवर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा,